सोचिए, क्या कोई देश अपने इतिहास को बदल सकता है या फिर अपने भूगोल को ही फिर से बना सकता है? आज हम भारत की दो ऐसी ही जबरदस्त परियोजनाओं पर नजर डालेंगे जो ठीक यही करने की कोशिश कर रही हैं और देखेंगे कि ये कोशिशें देश की पहचान के बारे में हमें क्या बताती हैं। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर किसी देश की, किसी राष्ट्र की पहचान बनती कैसे है? क्या ये सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरों और झंडों से तय होती है या फिर इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं? इसका जवाब असल में दो चीजों में छिपा है। एक, वो कहानियां जो कोई भी देश अपने गुजरे हुए कल, अपने अतीत के बारे में सुनाता है, और दूसरा, वो बड़े बड़े भव्य प्लान्स जो वो अपने आने वाले कल यानी भविष्य के लिए बनाता है। और मजे की बात यह है कि भारत में आजकल दो बहुत बड़ी परियोजनाएं ठीक यही काम कर रही हैं। एक है जो इतिहास की कहानियों को चुनौती दे रही है और दूसरी जो देश के पूरे भूगोल को ही बदलने का दम भर रही है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अतीत में और बात करते हैं दुनिया के सबसे मशहूर, सबसे पहचाने जाने वाले स्मारकों में से एक से जुड़े एक बहुत बड़े विवाद की। जी हाँ, ताजमहल। क्या ताजमहल की कहानी वही है जो हम और आप हमेशा से सुनते आए हैं या फिर कहानी कुछ और ही है? देखिए, इस पूरे विवाद के सेंटर में है एक थियरी जिसका नाम है तेजो महालय। ये दावा सबसे पहले 1965 में सामने आया जब लेखक पीएन ओक ने अपनी किताब में ये कहा कि ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था। तो यहाँ पर ना दावों और सबूतों के बीच एक सीधी टक्कर देखने को मिलती है। एक तरफ ये थ्योरी कहती है कि वहाँ कमल और त्रिशूल जैसे निशान हैं जो उसके हिंदू मूल का सबूत हैं। दूसरी तरफ इतिहासकार कहते हैं कि भाई ये तो मुगल और फारसी डिजाइन में आम बात थी और सबसे बड़ा दावा ये था कि नीचे के बंद कमरों में मूर्तियां हैं। लेकिन जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने उन कमरों की तस्वीरें सबके सामने रखीं तो ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जो इन दावों को पक्का कर सके। और अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। देखिए, ताजमहल का बनना शुरू हुआ 1632 में। इसका पूरा ब्यौरा शाहजहां के दरबारियों की किताबों में और उस वक्त के विदेशी यात्रियों के लेखों में मिलता है। और ये तेजो महालय वाली थ्योरी, ये आई इसके लगभग 300 साल बाद 1965 में। फिर 2022 में ASI ने तस्वीरें जारी करके एक तरह से इस बहस को खत्म करने की कोशिश की। और हमें ये भी याद रखना होगा कि ये कोई छोटी मोटी इमारत तो थी नहीं। अरे इसको बनाने में पूरे एशिया से 20,000 से ज्यादा कारीगर और मजदूर लगे थे, पूरे 16 साल तक। और इसका पूरा हिसाब किताब, पूरा लेखा जोखा मुगल दस्तावेजों में आज भी मौजूद है। अच्छा, तो ये तो हुई अतीत की बात। अब अतीत से निकलकर सीधा भविष्य में चलते हैं और भारत के एक ऐसे जबरदस्त एम्बिशियस प्लान को देखते हैं जिसने देश के पूरे वाटर सिस्टम को बदलने का दम है। इसका नाम है राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना। और ये प्लान सच में बहुत बड़ा है। सोचिए, इसका मकसद है भारत की 60 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियों को आपस में जोड़ देना। आइडिया सिंपल है, जिन नदियों में पानी ज्यादा है वहां से पानी लेकर नहरों और पाइपलाइनों के जरिए उन इलाकों में पहुंचाना जहां हमेशा सूखा रहता है। मतलब एक तीर से दो शिकार, बाढ़ भी कंट्रोल में और सूखे से भी निजात। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट को दो मेन हिस्सों में बांटा गया है। पहला है हिमालय वाला हिस्सा। ये इंजीनियरिंग के लिहाज से मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें पहाड़ काटने होंगे, सुरंगें बनानी होंगी। और दूसरा हिस्सा है प्रायद्वीपीय मतलब पेनिनसुलर इंडिया वाला, जिसमें दक्षिण भारत की बड़ी बड़ी नदियों को एक चेन की तरह आपस में कनेक्ट किया जाएगा। और इसके साइज का अंदाजा लगाना है तो ये सुनिए, सिर्फ इसका पहला फेज जो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जिसमें 221 किलोमीटर लंबी नहर बनेगी, उस अकेले प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत है लगभग 44,000 करोड़ रुपए, सिर्फ पहले फेज की। तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े सपने की, इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा की एक कीमत भी होगी। ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़े दांव जैसा है जिसमें फायदे जितने बड़े दिख रहे हैं उतने ही बड़े खतरे भी हैं। तो इस प्रोजेक्ट के दिल में ना एक बहुत बड़ी कश्मकश है। एक तरफ तो सुनहरा सपना है कि सालों से चला आ रहा सूखा और बाढ़ का चक्कर खत्म हो जाएगा, खेती बाड़ी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा और करोड़ों लोगों तक पीने का पानी पहुंचेगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, पर्यावरण को ऐसा नुकसान जो कभी ठीक नहीं हो सकता। राज्यों के बीच पानी के लिए झगड़े और लाखों लोगों और जंगली जानवरों का अपनी जगहों से उजड़ जाना।
ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और इस रास्ते में मुश्किलें भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण। अकेले केन-बेतवा लिंक को ही ले लीजिए, इससे पन्ना टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा हमेशा के लिए पानी में डूब जाएगा। फिर आते हैं राजनीतिक विवाद। पानी को लेकर हमारे राज्यों में पहले से ही कितनी खींचतान है। कावेरी विवाद तो बस एक उदाहरण है। और हिमालय में नदियों को मोड़ना, टेक्निकली इसे दुनिया के सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग कामों में से एक माना जाता है। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक तरफ संगमरमर में गढ़ा हुआ हमारा इतिहास है और दूसरी तरफ पानी से लिखा जाने वाला हमारा भविष्य। और ये दोनों मिलकर आज के भारत की पहचान की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। मतलब साफ है, ये बहसें सिर्फ एक इमारत या कुछ नदियों की नहीं है। असल में ये इस बात की लड़ाई है कि कोई देश अपने अतीत को किस नज़र से देखता है और अपने भविष्य की तस्वीर कैसे बनाता है। ये एक अपनी पहचान को गढ़ने का प्रोसेस है। तो कुल मिलाकर बात यहीं पर आती है, चाहे वो इतिहास की कहानियों को फिर से लिखने की कोशिश हो या फिर भविष्य के लिए देश के भूगोल को ही बदल डालने का जुनून। इन दोनों ही विशाल प्रोजेक्ट्स का मकसद कहीं ना कहीं एक ही है, एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनाना। और यही आज के भारत की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बहसों में से एक है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, किसी भी देश की ये जो ग्रैंड नेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक कहानी पर तो दूसरा कंक्रीट पर, ये उस देश की पहचान, उसके सपनों और शायद उसके डरों के बारे में हमें क्या बताते हैं।